जो हमले हुए हैं उसको लेकर पहले बताया गया कि अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन फिर बाद में बताया गया बहरीन भी इसमें शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल था। यानी जो प्रोस्पेरिटी गार्डियन बनाया था कि वो तमाम देश शामिल थे। सऊदी अरब जो है वो दिखावे की निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से उड़ के तो हमले नहीं किए होंगे, तो कहाँ का हवाई अड्डा इस्तेमाल हुआ है, कैसे लोग ये चले हैं, किस टाइम ये हमले हुए हैं, आपके पास क्या जानकारी है? आपने अभी तक जो बताया वो ये कि एक तो इन्होंने समुद्र के रास्ते से हमले किए हैं और जी। एक इन्होंने अपनी एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है। तो जब इन्होंने एयरफोर्स इस्तेमाल की है तो कोई हवाई अड्डा तो इस्तेमाल किया होगा ना सर, और कहां से उड़ के कैसे कैसे पहुंचे हैं ये? यानी इन हमलों को करके अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है? क्या वो हूतियों को सबक सिखाना चाहता है? क्या वो अपनी ताकत मनवाना चाहता है? क्या वो जो है ये बताना चाहता है कि यूएनएससी में भी प्रस्ताव पास करा सकता है और हमले भी करा सकता है? क्या मैसेज वो देना चाह रहा है? जंग फैलाना चाह रहा है क्या? अपने बयानों में ये भी कह रहे हैं हूती के जो प्रवक्ता हैं कि हम इजराइल जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम हर किसी जहाज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो हम कर रहे हैं वो गाजा के लोगों पर हो रहे जुल्म की वजह से कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया की तो बात क्या करें, लेकिन मुस्लिम दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिशों में लगे हुए रूस की बात करना बेहद जरूरी है। यूएनएससी में परसों जब प्रस्ताव लाया गया, ना तो उसने प्रस्ताव का विरोध किया, ना वीटो किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और अब वो भागा भागा जा रहा है यूएनएससी में और इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कर रहा है। क्या इससे रूस का दोहरा चरित्र नहीं उजागर हो रहा है? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेज खान। आखिर वही हुआ जिसका डर था। यूएनएससी से प्रस्ताव पास होते ही अमेरिका ने ब्रिटेन को साथ लेकर यमन पर हमला कर दिया। दर्जन भर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जान माल के नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हूतियों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। और रूस जो यूएनएससी में ना वोटिंग में हिस्सा ले रहा था, ना उस प्रस्ताव को वीटो कर रहा था, वो फिर से भागा भागा यूएनएससी की तरफ जा रहा है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी बातचीत के जरिए, क्योंकि हमारे साथ स्काइप के जरिए फिर से एक बात जोड़ रहे हैं कृष्णकांत जी। और कृष्णकांत जी, जैसा मैं आपको बताता हूं, जियो पॉलिटिक्स पर तो अपनी नजर रखते ही हैं, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। वायुसेना कैसे काम करती है, कैसे हमले करती है, कैसे हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम अनुभव उनके पास हैं। तो उनसे तमाम चीजों को समझेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रहा है जी। आपका ये डायलॉग वैसे बड़ा मशहूर हो गया है, लोग कमेंट्स में भी लिखने लगे हैं, थैंक यू मिस्टर अकरम। खैर, अब मैं शुरुआत करता हूं सवालों के साथ। जो हमले हुए हैं उसको लेकर पहले बताया गया कि अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन फिर बाद में बताया गया बहरीन भी इसमें शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल था। यानी जो प्रोस्पेरिटी गार्डियन बनाया था कि वो तमाम देश शामिल थे। सऊदी अरब जो है वो दिखावे की निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से उड़ के तो हमले नहीं किए होंगे, तो कहाँ का हवाई अड्डा इस्तेमाल हुआ है, कैसे लोग ये चले हैं, किस टाइम ये हमले हुए हैं, आपके पास क्या जानकारी है? सबसे पहले तो जहां तक कोलिशन की बात है, यह सब झूठ है। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि कहा है कि हम इसके साथ हैं, वो साथ होने का मतलब नहीं है। मुख्य रूप से यूके यदि लीड ना भी ले तो उसका मुख्य हिस्सा रहा, और यूएस तो यानी अमेरिका रही है। और जहां तक बहरीन है, ठीक है, उसके कोलिशन का हिस्सा है, लेकिन बहरीन का डायरेक्ट अभी तक इस घटना में रोल नहीं है। और जहां तक इस आक्रमण की बात है, ठीक है, यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अमेरिका को यह बल मिला कि उसे विश्व में कहीं भी नेविगेशन करने की छूट है, यानी उसे आवाजाही की छूट है, खासकर समुद्री इलाकों में, और उस पर रोक लगता है तो आत्मरक्षा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, जिसका नतीजा हमने कल रात में देखा। जहां तक आक्रमण की बात है, यह कतर, साइप्रस भी संभवतः उसमें है, और इनके जो सी में जहाजी बेड़ा है वहां से क्रूज मिसाइल और करीब करीब 100 मिसाइल लॉन्च हुए हैं यमन के ऊपर। वहां 8 से 9 ठिकानों पर या 10 ठिकानों पर हमला किया है। 60 के करीब टारगेट इन्होंने चुने हैं, और काफी तबाही ना मचने के बावजूद भी, जहां तक हुतीज के प्रवक्ता ने कहा है, उनके 6 सैनिक मारे गए हैं
और कुछ बर्बादियां भी हुई हैं, लेकिन बर्बादियों में उन्होंने कहा कि उसको कंट्रोल कर लिया गया है। यह मुख्य रूप से जहां तक अमेरिकी चाल या उनकी तांडव करने की जो कोशिश थी उसका हिस्सा है। जहां तक हुतियों की जवाब की बात है, 7 से 8 मिनट में उन्होंने वापसी कार्रवाई की है और उस पे उनका आएंगे, दावा है। उस पे जी, आएंगे, लेकिन अभी हम जी, यहीं जी, पे रहना चाहते हैं। तो आपने अभी तक जो बताया वो ये कि एक तो इन्होंने समुद्र के रास्ते से हमले किए हैं और जी। एक इन्होंने अपनी एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है। तो जब इन्होंने एयरफोर्स इस्तेमाल की है तो कोई हवाई अड्डा तो इस्तेमाल किया होगा ना सर, और कहां से उड़ के कैसे कैसे पहुंचे हैं ये? हाँ, हवाई अड्डा जहां तक मैंने कहा कतर, साइप्रस और भी कुछ हो सकता है जिसका पूरा खुलासा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस घटना के बाद से सऊदी अरेबिया ने इस घटना की निंदा की। यमन में हुतियों के मारे जाने को एक बैड एग्जाम्पल दिया, लेकिन इन्होंने अपने एयर स्पेस से अमेरिकी हवाई जहाज को जाने की इजाजत दी जहां से गए हैं। जो टारगेट अब पहचान होता है, कई तरह के रेडार होते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, कहीं से कहीं हवाई जहाज जा रहा है। तो ये जो जहाज जो 2 जगहों का मैं नाम बताया, यहां से उड़े हैं, आए हैं और सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस से होते हुए अटैक करने के बाद से वापस गए। सऊदी अरेबिया का हाथ निश्चित रूप से इसमें है। बाकी सब पूरा खुलासा समय आने के साथ होगा। वैसे पूरे इस एरिया के इर्द गिर्द में जहां तक अमेरिकी हवाई अड्डों की बात है, कई जगह है और जिसमें 1-2 का मैं नाम बता दूं। यूएई मैंने बताया, कतर, कुवैत है, इराक और सीरिया में जबरदस्ती है, जॉर्डन, साइप्रस है और ये सब जगह से कहीं से भी आ सकते हैं। हालांकि इराक और सीरिया से नहीं करेंगे, वहां इनका हवाई बेस नहीं है, लेकिन बाकी किसी भी जगह से वो आ सकते हैं। अमेरिका और यूके से ये नहीं आ सकते। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अमेरिका और यूके से इतनी दूर आके तो हमला नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जो एंटोनी ब्लिंकन, यहूदी नजाद का जो विदेश मंत्री अमेरिका का, वो जो पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में घूम रहा था, वो माहौल बना रहा था। ऐसा तो है नहीं कि रात में यूएनएससी से प्रस्ताव पास हुआ और अगले दिन हमला कर दिया। ये तो पहले से रणनीति चल रही होगी ना सर? ये अब बिल्कुल तैयारी थी। केवल विदेश मंत्री ही अमेरिका के नहीं बल्कि आ, रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, जी हाँ, जी वो लॉयड भी काफी घूम। मोटा सा आदमी जो बीमार हो गया, मोटा सा आदमी। मोटा सा आदमी वही उनके रक्षा मंत्री हैं और कहते हैं कि उनको आ, कैंसर है, उनको किसी खास तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस युद्ध के बाद, इस आक्रमण के बाद यह भी कहा गया है कि सारा का सारा वही उसका देख रेख उनकी निगरानी में हो रहा था। जो बिल्कुल बकवास है, वो आईसीसी में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। और जहां तक बाइडेन की स्टेटमेंट की बात है, उनके लिखने वालों ने लिखा है, उन्होंने बोल दिया है या उसको ट्वीट कर दिया है। तो यह तैयारी जहां तक है, यह तो कई समय से चल रहा था। पूरे सैटेलाइट्स हर जगह से फोटो लिए गए हैं। ये सारे जो बेस हैं, जो हूतीस लैंड के आसपास जितने भी भरे हुए, वहां से ये इनका बार बार देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कहां पर हूतियों के टारगेट है। जो टारगेट लिया गया है उसमें इनके कमांड पोस्ट हैं, इनके रेडार पोस्ट है, एयर डिफेंस है, जहां से लॉन्च करते हैं वो सब जगह है। ये सब इन्होंने डेटा एकत्रित करके पहले से टारगेट बनाया हुआ है। और कौन से जहाज कहां से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा देश विरोध कर सकता नहीं कर सकता है, सब प्लानिंग करने के बाद और यह मौका देखकर यह आक्रमण किया गया। जी, क्या इन तमाम हमलों के पीछे, चाहे वो गाजा में हो रहे हैं, चाहे वो यमन में हो रहे हैं, चाहे वो हो रहे हैं लेबनान के अंदर, एक बात क्लियर समझ में नहीं आती है सर कि इन तमाम देशों के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन जो अमेरिका, इजराइल, यूके और तमाम जो देश हैं उनके पास एयरफोर्स है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं, मारते और भाग जाते हैं। एयरफोर्स इनके पास तो ना के बराबर है। ईरान के पास भले ही है, लेकिन बाकी इन देशों के पास नहीं है। अब एयरफोर्स के नाम पर यदि हम मिसाइल से बात कहें तो वह उसके लिए एयरफोर्स होने की जरूरत नहीं है। इसलिए केवल जो हिंड्रेंस है इनके एयरफोर्स की, F-16, F-22 या जो भी इनके जो जा रहे हैं और जो अटैक कर रहे हैं, वह केवल उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो यमन में या और भी कहीं है। और इस एयर डिफेंस के कारण जो काफी एडवांस होने के बाद भी अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस के सामने, यूके फोर्सेस के सामने इतनी ताकतवर नहीं है कि एक बड़े हिंड्रेंस के रूप में, ठीक है, छोटे ठीक मोटे है। हिंड्रेंस यानी है। इन हमलों को करके अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है? क्या वो हुतियों को सबक सिखाना चाहता है? क्या वो अपनी ताकत मनवाना चाहता है? क्या वो जो है ये बताना चाहता है कि यूएनएससी में भी प्रस्ताव पास करा सकता है और हमले भी करा सकता है? क्या मैसेज वो देना चाह रहा है? जंग फैलाना चाह रहा है क्या? यह मैसेज बहुत लॉजिकल हो वह जरूरी नहीं है। जहां तक जंग फैलाने की बात है, अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिका जंग फैलाना नहीं चाहता है।
एक तरफ जहां हुतीस को डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम जो भी कर रहे हो यहाँ पर रहो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हालांकि इस पूरे इलाके में देखें तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह शुरू से ही, चाहे वो यमन हो या और भी कुछ देश ले ले जैसे सीरिया, सोमालीलैंड या सोमाली, हर जगह उसने आक्रमण किए 2008 से लेके। कोई भी राष्ट्रपति रहा, कोई मतलब नहीं है। और इनकी कोशिश ये दिखाने की कि देखो तुम हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, हमारे खिलाफ सर मत उठाओ। यह तो एक है। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि बहुत जरूरी नहीं है कि इनका जो भी एक्शन लॉजिकल हो। कई लोगों ने, ईरान के भी प्रवक्ता ने और बाकी लोगों ने कहा कि मोस्ट स्टूपिड एक्शन, यानी महाबेवकूफी वाला एक्शन, इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। और हुतीज के प्रवक्ता ने भी साफ साफ कहा है कि हम तो आक्रमण कर ही रहे हैं, तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, इसका हम बदला लेंगे। जी ठीक है, इसी पे आगे चलते हैं। आपने कुछ ऐसा सर्च किया हो, पढ़ा हो, क्योंकि खबरें ऐसी उड़ती उड़ती आ रही हैं कि F-22 को हुतियों ने मार गिराया, यानी कि उन्होंने फौरन कार्रवाई कर दी है वापस कार्रवाई। उस समय जब आक्रमण हो रहा था तो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे, जिसमें F-22 को संभवतः इन्होंने मारा है। लेकिन जो भी हो, वहां पायलट इजेक्ट नहीं किया, इसकी संभावना बनती है किसी न किसी तरह से वो भागने में सफल रहा है, या जो भी हो आने वाले समय में देखते हैं। एक जहाज को भी इन्होंने पानी वाले जहाज के भी वॉरशिप को मार दिया है, और उसके बारे में अभी तक कोई खास खंडन नहीं आया है। कुछ वीडियो से यूं लग रहा है कि वो जहाज काफी क्षतिग्रस्त है। हो सकता है कई सेलर या उसमें जो पानी वाले सैनिक रहे हो वो भी मारे गए हो कई, लेकिन अमेरिका उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह हो सकता है कल तक ये बातें सामने खुलासा हो। जी, अपने बयानों में ये भी कह रहे हैं हुती के जो प्रवक्ता हैं कि हम इजराइल जाने वाले जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम हर किसी जहाज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो हम कर रहे हैं वो गाजा के लोगों पर हो रहे जुल्म की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल सही है, जिसकी पूरी कोशिश थी और बार बार पूरी दुनिया के लोग भी कर रहे हैं कि तुम गाजा युद्ध बंद करो, और गजा में या गाजा जो भी है वहां पे जो भी सामग्री जा रही है मदद के लिए वहां के लोगों को, चाहे भोजन हो, दवाई हो, पानी तक भी नहीं है, उसको जाने दो तो हम तुम्हारे जहाजों को जाने देंगे। नंबर 2, अभी भी कम से कम 100 के आसपास पानी वाले जहाज, मर्चेंट नेवी के जहाज वहां के इर्द गिर्द हैं इस रेड सी के, जो वहां पर रुके हुए जा नहीं पा रहे हैं, और उन सबको नहीं टारगेट कर रहा है। वो अंधाधुंध टारगेट कर सकता था, कई जहाजों को नेस्तनाबूद कर सकता था, लेकिन हुतीज ये नहीं कर रहे हैं। वह साथ साथ केवल संदेश ही नहीं बल्कि बता भी रहे हैं अच्छी तरह से कि हम सबके दुश्मन नहीं है, चाहे तुम जो भी कर लो, लेकिन तुम हमारे भाइयों को, फिलिस्तीन के जनता को मार रहे हो, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन पर आक्रमण नहीं खत्म होता है। जी, मुस्लिम दुनिया की तो बात क्या करें, लेकिन मुस्लिम दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिशों में लगे हुए रूस की बात करना बेहद जरूरी है। यूएनएससी में परसों जब प्रस्ताव लाया गया, ना तो उसने प्रस्ताव का विरोध किया, ना वीटो किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और अब वो भागा भागा जा रहा है यूएनएससी में और इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कर रहा है। क्या इससे रूस का दोहरा चरित्र नहीं उजागर हो रहा है? दोहरा चरित्र तो मैं इसको इस ढंग से बताऊं कि रूस, जैसा पहले भी मैंने कहा था, उसकी पूरी कोशिश है कि अमेरिका के खिलाफ जहां भी मौका मिले प्रॉक्सी वॉर शुरू किया जाए, जिसमें डायरेक्ट रूस से ना हो। और यह एक उसको मौका मिला। हुतीज हो या बाकी सब जितने भी फिलिस्तीन में जितने भी उसके रेसिस्टेंस फोर्सेस हो, लड़ाई चल रहा है। जहां तक यूएनएससी में उसने 2 बदलाव लाने की कोशिश की गई थी जिसे अमेरिका ने नहीं माना, लेकिन रूस चाहता तो बिल्कुल वीटो लाके उस प्रस्ताव को रोक सकता था, डिले कर सकता था, वैसा नहीं किया। यहाँ पे रूस की मंशा थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होती है, जो मैंने कहा कि रूस चाहता है कि अमेरिका इसमें फंसे। यदि रूस ने ये वीटो लगाया होता, इस प्रस्ताव पर नहीं होता, तो अमेरिका कुछ दिन और वेट करता, अभी तुरंत इमीडिएटली अटैक करने की बात नहीं होती, क्योंकि उसे कुछ बहाना चाहिए था। और केवल 2 देशों ने ऐसा किया है, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया को अलग छोड़ दे, वो कहने के लिए है, इसमें नहीं शामिल है। यानी यह खुलेआम गुंडागर्दी है और मौका देख के उन्होंने किया है। लेकिन रूस के तरफ से कुछ और भी उम्मीद थी, अंदर ही अंदर उसकी क्या सोच है कहना थोड़ा मुश्किल है, दोहरा चरित्र कहें या जो भी कहें। और रूस ही नहीं बल्कि ईरान को भी देखिए, ईरान क्या करता है, क्योंकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है धार्मिक, उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले भी कहा था, जब इनके इराक में जब नेता मारे गए थे, कि भाई अभी हमें
युद्ध को बढ़ाना नहीं है, हमें डायरेक्ट लड़ाई में नहीं लड़नी है, हमें पीछे से ही होकर मदद करनी है और अमेरिका को कमजोर करनी है और अपना समय देखना है। रूस भी संभवतः वही कर रहा है। लेकिन एक चीज और हुआ है इस युद्ध के फैलने के बाद से, और फैलेगा और ये और फैलेगा। अमेरिका ने तकरीबन जो अस्त्र शस्त्र का हेल्प जो कर रहा था यूक्रेन को, वो तकरीबन खत्म हो गया, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन के ऊपर आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आज की यही खबरें छपी हैं और ये खबर भी छपी है कि यूक्रेन में विरोध हो रहा है फौजियों की ज्यादा भर्ती करने का। खैर अपने मुद्दे पर रहते हैं। यूएनएससी में अगर रूस दोबारा जाता है तो यूएनएससी क्या कर सकता है, और ईरान जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि उसने अपना युद्ध पोत ले जाके खड़ा कर दिया है, और चीन का युद्ध पोत तो जिस दिन से जंग शुरू हुई है इजराइल और फिलिस्तीन की, वो लाल सागर में खड़ा ही है। तो ये सब क्या नजारा देखने के लिए खड़े कर रखे हैं क्या? जहां तक चीन की बात है, वह तो इंतजार कर रहा है कि कब युद्ध खत्म हो और कब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए उसको अरबों खरबों का कॉन्ट्रैक्ट मिले। छोड़ी चीन की बात हम छोड़ते हैं। हालांकि चीन ने भी इस कार्रवाई की, अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। रूस ने जहां तक कहा है और उसका कहना है कि दुनिया के हर देश, हर मुल्क और जनता इसका विरोध करे। विरोध की जहां तक बात है, इंग्लैंड और अमेरिका में और बाकी जगहों में हजारों लोग सड़कों पे ऑलरेडी आ चुके हैं। जहां तक यूएनएससी की बात है, वह बिल्कुल गब्बाजों का, या पूरा यूनाइटेड नेशंस पूरा गब्बाजों का हिस्सा हो गया, उसको कोई मायने नहीं रह गया है। और वहां पर रूस जाकर अधिक से अधिक यही कार्रवाई करेगा। यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आएगा तो अमेरिका ने उसमें वीटो लगाना है, वह उसकी बात भूल जाइए। यदि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में ये बात आती है, मान लेते 170 देश भी कहते हैं कि अमेरिका ने गलत किया, तो क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि आज का वक्त अमेरिका और उनके सहयोगियों और बल्कि अधिकांशतः देशों के जो तथाकथित रूलर हैं, उनके लिए अब मुखौटा जरूरी नहीं रह गया। अब तो सीधे के सीधे नोच खसोट में लगे हुए हैं और विरोधियों को जहां भी ताकत मिलती है उसको मार रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ नहीं बचा हुआ। अनलेस जनता खड़ी हो, यह स्थिति और भयानक होगी और हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। जी कौन करेगा एटम बम का इस्तेमाल और किसकी तरफ से ये होगा? यदि होता है तो शुरुआती दौर में तो रूस और अमेरिका ही के बीच में होगा। ईरान के बारे में कहते हैं है या महीने भर के अंदर में आ जाएगा। और रूस अमेरिका के बीच में यदि हल्का सा भी यदि शुरुआती होता है तो फिर कोई नहीं बचेगा, चाहे चीन हो, भारत हो या पूरा विश्व हो, कोई नहीं बचने वाला है। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी को, दुश्मनों को खत्म करने के चक्कर में, और 50-100 ही ऐसे एटम बम आज गिरते हैं तो पूरे पृथ्वी का वातावरण इतना खराब हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी के कारण, पानी के गर्म और वातावरण गर्म होने के कारण, कि अगले साल से 6 साल तक पृथ्वी इस लायक नहीं रह जाएगी कि इंसान इंसान की तरह रह सके। बाकी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब भूल जाइए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी और उसी और चीजें बढ़ रही हैं। क्या ये लोग जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, या दुनिया में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी बने घूमते हैं, और जो सबसे बड़ी गुंडई दिखा रहे हैं, किसी भी मुल्क पे हमला कर देते हैं या किसी मुल्क में खाना जंगी शुरू करा देते हैं, कुछ भी बवाल शुरू करा देते हैं, ये लोग कोई सबक लेंगे या दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएंगे? और क्या उस तबाही की शुरुआत इसी मिडिल ईस्ट की धरती से होगी, और इसी गाजा फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बाद ये जंग चारों तरफ फैलेगी और कोई बड़ा विकराल रूप रहेगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भी देखते रहिए, हम लोग भी जितना समझ पाते हैं उतना आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।